श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। मैं उन सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल में अपने अपने सार्थक विचार रखे हैं। और आज के दिन जो एक बड़ी बात देखी गई है कि सदन में तकरार भी होता है, लेकिन जब सदन बहस के मूड में आती है तो बहस का स्तर बहुत ही ऊंचा हो जाता है। इसलिए आज मैं उन सारे वक्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। सबका नाम लेकर के मैं समय नहीं जाया करूंगा, लेकिन मैं 3 सम्मानीय सदस्यों का अवश्य उल्लेख करूंगा। सुष्मिता देव जी, मीनाक्षी लेखी जी और सुप्रिया सुले जी। आज इन तीनों ने जिस तरह से सार्थक रूप से अपनी बात कही है अपने मुस्लिम बहनों के लिए, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं बोला है, लेकिन मैंने उन लोगों का कुछ विशेष रूप से नाम लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबका नाम लेकर नहीं, मैं विषयवार विषय को रखूंगा। कांग्रेस पार्टी का पूरा स्वर अजीब भ्रम पैदा करता है। स्वर है कि हम इसका समर्थन करते हैं, उसके बाद किंतु परंतु करते हैं, तो दोनों कैसे चलेगा? अगर आपको 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का दर्द है तो इस कानून के साथ खड़े होना चाहिए। फिर इसको किंतु परंतु से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आया। अगर Yes. Now you need not reply to anybody. Speak to the speaker. That's all. ये अब बस हो गया. Yes, please. Please. मैं आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत वरिष्ठ हूं। आप बात करें. Don't reply. दूसरी बात क्या है? Nothing will go on record. एक तरफ कहा गया कि आप हड़बड़ी में ला रहे हैं, दूसरी तरफ कहा गया पहले क्यों नहीं लाए। ये सारे तर्क सामने आए हैं। एक बात समझने की जरूरत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी देशों की चर्चा मैंने क्यों की? इसीलिए की कि बाकी देशों ने 3 तलाक को रेगुलेट किया था। यहां पर मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित थी, इस देश में 3 तलाक को सही माना गया था। वो चैलेंज करते हुए गई, और जब हमारी सरकार आई तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था तो हम अपनी ओर से नहीं कर सकते थे। लेकिन शायद 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं को यह विश्वास था कि वहां पर मोदी जी की सरकार उनके पक्ष में खड़ी होगी, और हम खड़े हुए। हमने एफिडेविट में इस बात को बहुत विस्तार से कहा कि जेंडर जस्टिस के लिए जरूरी है और यह मामला गलत है। अब फिर आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा विषय चर्चा में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत कही दिया तो आप कानून लेके क्यों आए? इस तर्क में दम है। इनका जवाब भी बहुत सरल है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 तलाक गलत है, और मैं सुष्मिता जी को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा, मैंने खेहर ने कभी यह नहीं कहा कि मेजॉरिटी का जजमेंट है। आप जरा सुष्मिता जी मेरी बात सुन लेंगी तो बड़ा स्पष्ट होगा, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा कि मेजॉरिटी जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नारीमन का, जस्टिस ललित का और जस्टिस कुरियन जोसेफ साहब का। हमने उसका यह कहा था मिनॉरिटी, लेकिन फिर भी कहा कि कानून बनना चाहिए, यह मैंने कहा था। कोई हमने हाउस को मिसलीड नहीं किया। लेकिन अब मुझे यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक गलत है, तो क्या हमारी 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मड़वा के अपने घर में टांग दें? क्या करें? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हम इसके लिए अपने समाज को ठीक करेंगे। ठीक होता नहीं है, तलाक बढ़ता चला जा रहा है। 4-5 में निर्णय के बाद मैंने कहा कि आज सुबह में इसलिए 3 तलाक दे दिया गया रामपुर में कि वो महिला लेट से उठी थी। तो क्या किया जाए? हम कहें कि ये गैरकानूनी हो गया, और ये सच्चाई। मैं मीनाक्षी जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस बात को इशारा किया। मैंने सोचा था कि मैं उत्तर में दूंगा। कई महिलाएं पुलिस थाने में गई, उत्तर प्रदेश में गई, बाकी प्रदेशों में गई। वहां पुलिस ने कहा मेरे पास पावर क्या है, हम कार्रवाई क्या करें? तो जब ये स्थिति आई तब ये कानून बना। न हड़बड़ी में बना है, न कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए गया है। और मैं इस सदन को एक बात और बताना चाहूंगा, जब इस तरह की शिकायत प्रधानमंत्री के कार्यालय में आई, मेरे पास आई, बाकी मंत्रियों के पास आई, माननीय गृह मंत्री जी के पास आई, तो प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसके अध्यक्ष थे माननीय राजनाथ जी, उसमें सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, मैं था, मेरे राज्य मंत्री पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की।
प्लीज नॉट नाउ, ऐसा नहीं, आपको बोलने का पूरा समय दिया, अब बीच में मत करो। मैंने आज आपको जरा सा भी नहीं टोका है, पूरा समय दिया है, अब ऐसा मत करो प्लीज। उसके बाद चर्चा करने के बाद ये मामला सामने आया कि ये कानून हमने बनाया। अब एक बात कही जा रही है, कई लोगों ने कहा इसको क्रिमिनल क्यों करा दिया गया। ड्राफ्टिंग पर भी सवाल उठाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने लंदन में जाके बैरिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं पटना लॉ कॉलेज से मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया है और कुछ छोटे छोटे केस हिंदुस्तान के बड़े बड़े कर चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, और देश जानता है, दुनिया भी जानती है। और मैं अपने ज्ञान का कोई अहंकार तो नहीं है, लेकिन छोटे से स्कूल और छोटे से कॉलेज से हिंदुस्तान का एक छोटा वकील बना हूं, ये बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। और देश का तीसरी बार कानून मंत्री भी हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम करने का अवसर मिला और माननीय मोदी जी ने मुझे अवसर दिया है। ड्राफ्टिंग की बात कही जा रही है। देखिए, एक बात आप समझिए, अब मैं उत्तर देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 तलाक को वॉइड किया तो 3 तलाक का मतलब होता है इर्रेवोकेबल। अगर आपने तलाक 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 कह दिया, शादी खत्म हो गई, इर्रेवोकेबल, वो मिट नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत किया, फिर भी आप उसको अगर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। तब इसको अपराधी बनाया गया, तब इसको एक ऑफेंस बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि वो जेल जाएगा, तो कहां से सब्सिस्टेंस देगा। अगर कोई अपराध कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि थाने से बेल नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट के यहां तो बेल मिल सकता है, वो मूव करेगा, वो मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। फिर मजिस्ट्रेट इस धारा सब्सिस्टेंस अलाउंस और चाइल्ड के जो माइनर की कस्टडी है, इसके बारे में उचित फैसला कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की कैसे करेगा, ये आपने बताया नहीं। माननीय स्पीकर साहब, 125 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को पावर है। 1986 एक्ट और 1986 एक्ट डाइवोर्स के बाद लागू होता है। यह मामला डाइवोर्स का नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स गैर कानूनी है। गैर कानूनी डाइवोर्स को जो जबरदस्ती डाइवोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को फुटपाथ पर ला रहे हैं, उनको रोकने के लिए अपराध बनाया गया है और इसलिए उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और माइनर की कस्टडी देनी पड़ेगी। ये बहुत सीधा सवाल है। तो ये जो बार बार हमारे कई मित्रों ने कहा कि अपराध लगा कि हमने अपराध कर दिया है। अगर इस देश की गरीब, हमारी जो त्यक्ता मुस्लिम समाज की बेटी महिलाएं हैं, अगर उनके पक्ष में खड़ा होना अपराध है, तो हम 10 बार अपराध करेंगे। ये बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। इसमें हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। और हम फिर कहना चाहते हैं, हम वोट के चश्मे से नहीं देख रहे हैं इस मामले को। महिलाएं हैं, आई हैं, वो पीड़ित हैं, और अगर एक बार अखबारों में क्या एसएमएस से नहीं आ रहा है, क्या व्हाट्सएप से नहीं दिए जा रहे हैं, क्या ईमेल से 3 तलाक नहीं कहा जा रहा है। क्या 2 दिन पहले खबर नहीं थी, कुवैत से एक जनाब साहब ने मेरठ की एक महिला को कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब कही गई बात कि आपने ये सवाल मैंने सुबह में कहा था, सियासत का नहीं है। हम सियासत से नहीं, इंसानियत के चश्मे से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। यह आपसे हम कहना चाहते हैं। अब ये हमसे बार बार कहा जा रहा है कि 3 साल। अध्यक्ष महोदया, कानून है 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स। ऑब्वियसली पूरा पेनल कोड भरा हुआ है। अब कहा गया आपने फाइन डिस्क्राइब नहीं किया है। अब संपत साहब इज ए वेरी एमिनेंट लॉयर, आई नो योर लीगल कैपेसिटी। I can tell you 10 provisions of the penal code which do not prescribe the quantum of fine. The quantum of fine is determined by the court or the magistrate or the ADJ, as the case may be. So therefore, merely because the quantum of fine has not been prescribed, it is all right. Right. तो ये हमने बिल्कुल मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक को गैर कानूनी कहने के बाद भी उस पद्धति को चला रहा है, अमानवीय आचरण कर रहा है, हमारी महिलाओं बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, तो उसके लिए इसको आपराधिक बनाना जरूरी है, ये मैं कहना। दूसरी बात, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होगा, कितना होगा। अगर कोई बहुत संपन्न है तो उसमें अधिक देना पड़ेगा, कोई गरीब है तो मजिस्ट्रेट तय करेगा। तो ये हमने मजिस्ट्रेट के पूरे विवेक पर कह दिया, छोड़ा है। अब कहा जा रहा है कि आप परिवार को तोड़ेंगे।
मुझे तर्क बड़ा अजीब लगता है। जिस समय हमारे 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं को फुटपाथ पर जबरन भेजा जा रहा है, उस समय सवाल क्यों नहीं उठता है कि परिवार को तोड़ा जा रहा है? और आज जब हम कानून ला रहे हैं तो कहा जा रहा है परिवार को तोड़ा जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, इंडियन पिनल कोड की धारा 304B है, अगर आप बहू को जलाएंगे तो आपको उम्र कैद की भी हो सकती है, इंजरी होगा तो 7 साल की होगी। उस समय सवाल क्यों नहीं उठता है कि आप परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं? धारा 498A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, धारा 498A, अगर आप डाउरी के कारण प्रताड़ित करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। ये कहा जाए कि तो शादी का मामला है, ये तो सिविल है, इसमें क्रिमिनल क्यों ला रहे हैं? काउंसलर बैठा दीजिए, काउंसलर समझाएंगे। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कम्युनिटी न्यूट्रल है। अध्यक्ष महोदय, एक बात समझा जाए तो उस समय तो ये बात उनसे नहीं कही गई थी कि आप मुस्लिम समाज की बेटियों और के पतियों को क्यों तंग कर रहे हैं, जो बात आज उठाई जा रही है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा। कानून की बात आई तो एक धारा है 496 पिनल कोड, अगर आपने फ्रॉडलेंट तरीके से मैरिज करने की कोशिश की तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी, एडल्ट्री करने की कोशिश की तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी। और मैं इस सारे प्रावधानों को पढ़ नहीं रहा हूं, ये सारे प्रावधान कहीं ना कहीं मैरिज से जुड़े हुए हैं। और जब ये कानून बन रहे थे तब तो ये बात नहीं उठाई गई थी। तो फिर हमारा एक बात कहना है कि जब एक बार आज हम इस देश की पीड़ित महिलाओं के लिए इंसानियत के नाम पर न्याय का एक मार्ग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर इतनी चर्चा क्यों जा रही है? अब कहा गया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में डालिए, कहा गया स्टैंडिंग कमेटी में डालिए। कांग्रेस का पूरा अधिकार है, चर्चा पूरी हुई है, क्या उन्होंने कोई संशोधन दिया है क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर दिए होते तो हम खुलकर विचार करते। ये हम एक बात कहना चाह रहे हैं हम खाली। देखिए, अब किसी को इसकी ड्राफ्टिंग न पसंद आए तो उनको पसंद करने के लिए हम अपनी ड्राफ्टिंग को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन हां, ये ड्राफ्टिंग इस मुल्क की पीड़ित बहनों को बहुत पसंद आ रहा है और सुबह से वो ताली पर ताली बजा रही है, टीवी में आ रहा है। अब एक बात कही गई कि हमारी सरकार मुसलमानों को खौफ करने के लिए ये सारे कानून ला रही है, ये तर्क भी कहा गया है। जेल में डालने की बात की गई है। हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जब कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हम ईमानदारी से बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमने मुद्रा योजना में 4 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 8 करोड़ लोगों को दिया तो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, आदिवासियों को दिया और दलितों को भी दिया। कोई उसमें देखभाल नहीं करने की कोशिश की। आज मैं जानता हूं, अगर हमारे 2,70,000 हमारे कॉमन सर्विस सेंटर काम करते हैं तो कश्मीर में भी वो चलता है और हमारी मुस्लिम महिलाएं उसको अच्छा काम करती हैं, ये हम जानते हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन 2 उदाहरण हम जरूर देना चाहेंगे। एक मैं बोल रहा हूं, क्यों देख रहे हैं? I'm not yielding. तो आप जब ये नहीं कर रहे हो इसलिए मैं उधर देख नहीं रही हूँ, आप बात एक करीमुल हक है, No, he is not yielding. I'm not yielding. All right. तो आप कंटिन्यू करो। Nothing will go on record. If he is not yielding, I can't help it. Yes, nothing will go on record. करीमुल हक जलपाईगुड़ी में एक टी गार्डन में मजदूर है। उनकी माताजी मर गई क्योंकि एम्बुलेंस पहाड़ में नहीं पहुंच सका। उस करीमुल हक ने तय किया कि मैं अपने इलाके के बीमार लोगों को अपने मोटरसाइकिल पर बांधकर एम्बुलेंस ले जाऊंगा। उसका नाम हो गया एम्बुलेंस दादा। किसी को मालूम नहीं। वेम्बले स्टेडियम में वो 70,000 हिंदुस्तानियों को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि अलवर के इमरान खान हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस समय रात में संचार भी मंत्री था। हमने फिर नेक्स्ट डे कहा कि हमारे मैनेजर जाके उनको गुलदस्ता दे खोजें। तो उनका सुबह में फोन से बात हुई तो हमने पूछा
ये बताइए कि कल पीएम ने लंदन में आपकी तारीफ की, आपको मालूम है? कहा मैं तो सो गया था, पड़ोसियों ने बताया। कहा आप क्या करते हैं? कहा मैं संस्कृत महाविद्यालय, आर्य महाविद्यालय में गणित का शिक्षक हूं। और क्या करते हैं? मैं ऐप बनाता हूं। कितने बच्चे यूज करते हैं? 40 लाख बच्चे। बड़ा सवाल क्या है? इमरान खान या करीमुल हक मुसलमान है ये जरूरी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है और भारत के प्रधानमंत्री उनकी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी सोच है। हम किसी को वोट के तराजू से नहीं तौलते, इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम इस देश की अकलियत को खौफ पे रखना चाहते हैं। ये बिल उनके लिए आया है जो एमजे अकबर ने कहा, जो अपनी पत्नियों को खौफ के डर में रखते हैं, उनको रोकने के लिए लाया हुआ है। ये हम कहना चाहते हैं।